हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसे हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। तो नए समूह का औसत हमें ज्ञात करना है। तो औसत का जो फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह औसत का फार्मूला होता है। तो हम जैसे इसे हल करेंगे तो यह कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है। मान लीजिए हम 3 संख्या लेते हैं, 2, 4 और 6। इन तीनों संख्याओं का औसत जो होगा वह 4 होगा। अगर हम इन तीनों संख्याओं में 2 से भाग दे देंगे या 2 से विभाजित कर दें तो 2 से इसे विभाजित करेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। इसे विभाजित करेंगे, इसका मान 2 होगा। इसे विभाजित करेंगे, इसका मान 3 होगा। तो इन तीनों संख्याओं का औसत निकालेंगे तो आ जाएगा 2। पहले औसत 4 था, सभी संख्याओं में 2 से विभाजित करने पर औसत 2 आ गया। या फिर हम करें इनके औसत में ही 2 का भाग दे देंगे तो सभी का औसत 2 आ जाएगा। यहाँ भी सभी का औसत 2 है और यहाँ भी सभी का औसत 2 है। अगर हम इसके औसत में ही 2 का भाग दे देंगे, इसी प्रकार हम 10 संख्याओं का मान नहीं निकालेंगे, इसके औसत, यह जो 10 संख्या का मान दिया गया है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। अगर हम 8 में ही 2 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 4। यह सभी संख्याओं के नए औसत जो होगा, औसत समूह, उसका मान है। यह हमसे पूछा नए समूह का औसत मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान होगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार एक निश्चित दूरी की 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की? हमें यह ज्ञात करना है डिस्टेंस कितनी तय की। मान लीजिए हमने दूरी यक्स तय की, यक्स दूरी तय की। मान लीजिए हमने मान लिया कि x किलोमीटर दूरी उसने तय की, तो यक्स का तिहाई हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी यानी 2x जो चलता है तीसरा हिस्सा का, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यह दूरी हो गया, नीचे चाल हो गया, यह दूरी हो गया, नीचे चाल हो गया, बराबर समय 4 घंटा। तो हम इस 3 को यहाँ से गुणा करेंगे तो x बटे 90, 30 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 90, यहाँ हो जाएगा 2x, और 3 का 20 में गुणा करेंगे आएगा 60, बराबर 4। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो आ जाएगा 190। जब 90 से हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2x, और जब 60 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और 3 का 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा 6x, बराबर 4। तो 180 का गुणा 4 में करेंगे और 2x और 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x, 2x प्लस 6x, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 8x। 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 गुणे 180, तो x का मान हम ज्ञात करेंगे तो 4 गुणे 180 बटे 8। 4 से इसे काटेंगे 8 को 2 बार और 2 को 180 को काटेंगे 90 बार, यानी जो x का मान आया वह 90 आया। और हमने x माना है दूरी, तो जो दूरी का मान है यानी डिस्टेंस जो है वह 90 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह चौथा ऑप्शन जो दिया गया है 90 किलोमीटर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करके दिखाते हैं। जो यहाँ लिखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1/tan
tan थीटा तो 1/sin थीटा लिखेंगे और नीचे cos थीटा। तो यह जो cos थीटा है यह सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा प्लस यह जो cos सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका इसमें भाग देंगे तो cos थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा में साइन थीटा का गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस जब साइन से इसमें भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, कास बचेगा। कास का जब कास में गुणा करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसका मान हम लिखेंगे 1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। जब हम cos थीटा को 1 बटे cos थीटा लिखेंगे तो जब ऊपर जाएगा तो sec थीटा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं 1 बटे cos थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं sec थीटा और इसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो यही मान होगा इसका। तो ये जो मान दिया गया है यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसका जो चौथा विकल्प है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। दुकानदार को एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? तो हमें ज्ञात करना है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा। तो 1200 टोटल है, इसका 10% छूट दिया यानी इसका 90% में बेचा हुआ, फिर 5% छूट दिया यानी 95% पर बेचा। इसे हल करेंगे, यह दोनों जीरो से काट देंगे, यह जीरो एक सिंगल जीरो से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसे काटेंगे 19 बार, 19 में 9 का गुणा करेंगे आ जाएगा 171। इसमें यह जो 6 बचा है इसका गुणा कर देंगे, 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 1 6, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 का 6 और 4 10, यानी 1026 जो होगा इसका सीपी होगा और एसपी होगा यानी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो इसका सही जवाब है जो दूसरा विकल्प है 1026 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया गया पाई चार्ट ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रांतों में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में, यहाँ देखिए, दिल्ली में प्रवास कर रहे लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना होगा। मतलब जो दिल्ली में रहते हैं उसका वृत्तखंड का कोण कितना होगा यह हमसे पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे दिल्ली में जो रहते हैं वह 30% रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले की संख्या 30% है। इसे हम देखेंगे कि यह कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसे हल करने के लिए पहले लिखेंगे 30% के नीचे लिखेंगे 100 और डिग्री में बनाने के लिए 360 का गुणा करेंगे, क्योंकि यह जो टोटल वृत्त है वह 360 का है। तो हम इसमें दिल्ली का निकालेंगे, 30% है वो कितने एंगल में आएगा यही ज्ञात करना है। यह जीरो दोनों नीचे जीरो, दोनों ऊपर वाले जीरो से कट गया, 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, 108 डिग्री जो होगा वह दिल्ली में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के वृत्त कोण का केंद्र है, मतलब वृत्त कोण है। यही इसका सही जवाब होगा जो कि तीसरा इसका विकल्प दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 7, 12, 21 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करना है।
तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए पहले इसे लिखेंगे 7, 12, 21 और x। यह समानुपात में है तो बाहर बाहर वाला का गुणा करते हैं और अंदर अंदर वाले का गुणा करते हैं। तो आ जाएगा 7 गुणे x बराबर 12 गुणे 21। तो x का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 12 गुणे 21 बटे 7। 7 से जब हम 21 को काटेंगे 3 बार और 3 का 12 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी x का जो मान होगा वह 36 होगा, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है। यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ी क्रमशः P और Q एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। P और Q के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जो चाल दिया गया है, चाल जो दिया गया है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी जो होगी इसके समानुपाती होगी, यह भी होगी 40 और 30 का। तो यह जीरो से काट देंगे तो इनका अनुपात होगा 4:3। तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि जब वो मिलती हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक, यहाँ तो इसका अनुपात 1 अधिक है तो 1 बराबर जो होगा वह 80 किलोमीटर के बराबर होगा। हमसे पूछा है P और Q के बीच की दूरी, तो हम यहाँ देखेंगे P और Q के बीच की दूरी का अनुपात वो है वह 4 और 3 है। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का टोटल डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो इनके बीच हम टोटल यह 4 है या 3 है, इसका योग करेंगे 7 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 560। तो इनके जो बीच की दूरी है वो 560 किलोमीटर है, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई क्यूब है और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और इसका मान दिया गया है 256 पाई सेमी क्यूब। तो हम और त्रिज्या जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी h का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ त्रिज्या जहाँ r है वहाँ त्रिज्या का मान रखेंगे तो लिखेंगे पाई, त्रिज्या के जगह लिखेंगे 8 और गुणे 8, क्योंकि r स्क्वायर है यानी त्रिज्या का स्क्वायर है तो 2 बार 8 लिखेंगे। और हमें हाइट ज्ञात करना है तो हाइट के लिए h लिखेंगे, फिर लिखेंगे 256 पाई। यह पाई यह वाले पाई से कट जाएगा और इसे काटेंगे 8 से तो 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, फिर 8 से इसे काटेंगे 8 चौक 32, यानी जो हाइट होगी वह 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसका सही जवाब होगा जो दूसरा विकल्प में दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है। तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन जो होता है वह 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये जो r होती है वह त्रिज्या होती है, यहाँ व्यास दिया गया है तो हम r का मान ज्ञात करेंगे। तो r का मान ज्ञात करने के लिए व्यास में अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा यह r है, क्योंकि जो व्यास होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो r का मान हमें मालूम हो गया 21। तो हम इसे हल करेंगे, आयतन बराबर 4/3, यहाँ लिखेंगे पाई, पाई को हम 22/7 लिख दे रहे हैं, पाई नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 22/7, पाई का मान है 22/7 गुणे r क्यूब, r का मान हमने निकाला 21, तो 21 को हम लिखेंगे 3 बार, 21 गुणे 21 गुणे 21,
यहाँ से हम 3 में 7 का गुणा करेंगे। यह नीचे वाला 21 को ऊपर वाले 21 से काटेंगे। जब 21 में 21 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441 और इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 88। 88 गुणे 441। जब इसका गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा कि गोले का आयतन कितना। तो हम इकाई में इकाई 8 में 1 का गुणा करेंगे तो किनारे में सबसे इकाई में 8 आएगा। तो यही जो तीसरा ऑप्शन है इसी में केवल 8 है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 38,808 मीटर क्यूब। यही गोले का आयतन होगा, यानी तीसरा विकल्प जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 7 और 245 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यह फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी x गुणे y। हम मान लीजिए दोनों संख्या, एक संख्या x मान ले रहे, दूसरी संख्या y। तो इसका गुणा करेंगे। HCF दिया गया है 7 और LCM दिया गया है 245। जब इसका गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, नहीं 7 चौक 28 होता है। 28 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 31, हासिल लगा 3, फिर 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे 17, यानी 17 15 जो इसका होगा वो दोनों का गुणनफल होगा, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सरल कीजिए। यहाँ लिखा है x³ - 3x² + 9x - 12 - x³ - 7x² - 8x - 16। तो इसे हम हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो यह जो यहाँ है x³ यह प्लस है और यहाँ x³ माइनस है, यानी x³ इससे कट जाएगा। यहाँ बचेगा -3x², यहाँ बचेगा +9x, यहाँ बचेगा यह -12 यहाँ है और यहाँ +-16 है। -12 -16, तो माइनस माइनस जो होता है आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन माइनस का ही सिंबल लगा रहे, यानी चिन्ह जो होता है वो माइनस का ही लगा होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -28 और उसके बाद यह बचा है -7x² और यहाँ बचा है -8x यहाँ लिख दे रहे हैं। तो -3x² इधर है और इधर -7x² है, तो इससे जोड़ देंगे तो -3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10x²। यहाँ 9x है प्लस में और यहाँ सबसे किनारे में 8x है वो भी माइनस में, तो 9 में से 8 जाएंगे तो x बचेगा। तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही वाला चिन्ह लगता है, तो 9 बड़ा है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, +x -28। यह जो संख्या बचा है 28। तो ये हल करने के बाद हमें मिलेगा -10x² + x -28। इस समीकरण को हल करने पर हमें यही प्राप्त होता है। और यह जो है वह तीसरे विकल्प में दिया गया है -10x² + x -28, यानी तीसरा विकल्प जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 121.12 गुणे 0.121 का गुणा करना है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। मतलब इस समीकरण को हल करेंगे और हल करने के बाद इसका मान जो होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यानी 5 अंक के बाद ही दशमलव लगे, 5 अंक से पहले दशमलव लगे। तो ये जो तीसरा वाला विकल्प देखेंगे
ये दशमलव जो है वो 5 संख्या के पहले लगा है, तो यानी दशमलव 5 संख्या से पहले लगेगा, यही इसका सही जवाब है। और यह सबसे आसान तरीका है हल करने का। बाकी आप इसका गुणा करेंगे तो मान इतना ही आएगा, बस दशमलव 5 अंक पे लगना चाहिए, 3 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, यानी टोटल 5 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, यही 5 अंक पे दशमलव है। बाकी कहीं 4 अंक पे है, यहाँ 4 अंक पे है, यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 6 अंक पे है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, केवल तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट में 1.0201 इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल जो होगा वह होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल होगा 101, ये इसका वर्गमूल है। यहाँ देखेंगे 4 अंक पे दशमलव है, तो वर्गमूल से बाहर जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक पे दशमलव होगा, यानी इसका सही मान होगा 1.01, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेला 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे इस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो चंद्रा का हिस्सा ज्ञात करना है। मतलब चंद्रा को कितना पैसा मिलेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आदित्य जो है, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं आदित्य, यहाँ भास्कर और यहाँ चंद्रा और भास्कर और आदित्य, तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में, और भास्कर 18 दिन में कर सकता है और आदित्य 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा 90, 15 छक्का 90, 18 पच्चे 90, और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। यानी जो आदित्य है उसकी क्षमता 6 है, भास्कर है उसकी क्षमता 5 है, और जो आदित्य यहाँ है चंद्रा भास्कर आदित्य, चंद्रा भास्कर आदित्य तीनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो हम आदित्य और भास्कर इन दोनों का योग करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी आदित्य और भास्कर 11 काम करते हैं, और आदित्य भास्कर और चंद्रा मिलके 15 काम करते हैं, तो 15 में से हम अगर 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, यानी जो चंद्रा का क्षमता है वह 4 यूनिट करता है। तो हमें यहाँ बताया गया है आदित्य और भास्कर ये दोनों मिलकर 15 यूनिट करते थे, 15 कार्य मतलब 15,000 पूरा ठेका लिए थे, तो 15 यूनिट का मान हो जाएगा 15,000, क्योंकि तीनों ने मिलकर कार्य किया है। तो इसे काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 1,000, और हमें चंद्रा का मान ज्ञात करना है कि चंद्रा का हिस्सा कितना है। तो चंद्रा की 4 यूनिट क्षमता है, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4,000, यानी चंद्रा की जो हिस्सा है वह 4,000 है, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनका औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। हमसे लता की आयु पूछा है, तो यहाँ दिया गया है औसत आयु, तो औसत आयु दिया गया है 42 वर्ष, तो हम योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए औसत में संख्या का गुणा करेंगे, यानी लता, गीता और माधुरी, तो 42 में हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं, तो इन तीनों का औसत 42 वर्ष है, तो तीनों का योग जो होगा वह 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, यानी 126 होगा इन तीनों का योग। और इनका अनुपात है 5:6:3, इनका योग करेंगे तो 6 और 5 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, यानी 14 यक्स बराबर जो होगा वह 126। यक्स का मान निकालेंगे तो इसे काटेंगे 9 बार, 14 9 126 होगा, यक्स का मान जो होगा वह 9 होगा। तो हमसे पूछा है लता की आयु, लता की आयु 6 है अनुपात में है,
तो हम 9 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 54। यानी जो लता की आयु है वह 6 के अनुपात में है और 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 54 वर्ष हो जाएगी। यानी लता की आयु जो है वह 54 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं।